बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बायोकेमिस्ट्री मतली मेमन एंड आप देख रहे हैं अहमद रज़ा एकेडमी। आज हम मैटरनल न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है लैक्टेशन। कि लैक्टेशन क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लैक्टेशन, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन। एंड उसके अलावा हम लास्ट में बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, कि जब वोमेंस प्रेगनेंसीज में इंटर होती हैं तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर दैम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Lactation is a process by which the mammary gland in the mother's breast produce and release milk to feed baby। ये एक ऐसा प्रोसेस है लैक्टेशन, जिसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं मदर के ब्रेस्ट में, वो क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं फॉर द फीडिंग ऑफ बेबी। और हार्मोन्स कौन से होते हैं जो लैक्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन इन द अल्वियोलाई। जो अल्वियोलाई है लाइज हैं, उनमें क्या करता है, जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट कर देता है कि मिल्क रिलीज हो। और उसके अलावा जो सेकंड हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, काज मिल्क इजेक्शन आर लेट डाउन बाय द कंट्रक्शन द मस मिल्क डक्ट। जो मिल्क डक्ट्स हैं उनको क्या करता है, कांटेक्ट करवाता है, जैसे जो मिल्क है वो लेट डाउन हो जाए। और उसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी टेक पार्ट करते हैं। ये इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि प्रिपेयर द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है मदर की उसको प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट इनहेबिट द मिल्क सिक्रेशन अनटिल आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी से पहले क्या करते हैं, ये हार्मोन मिल्क की प्रोडक्शन को इनहेबिट करते हैं, मिल्क की जो सिक्रेशन है उसको क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं। जब तक डिलीवरी ना हो तब तक क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, मदर के मेमोरी ग्लैंड्स को। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स फॉर द मदर, प्रोमोट पोस्टमार्टम रिकवरी। जो पहले मदर की जो बॉडी में चेंजिंग्स आई हैं उनको रिकवर करने में ये ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे करती है, बर्न कैलोरी बर्निंग। अगर मदर ओबेस हो गई है, उसका वेट बढ़ गया है, तो वो क्या करेगी, जब बच्चे को फीडिंग करवाएगी तो उसकी कैलोरीज क्या होंगी, जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो बर्न होगी। और क्या होगा, उसकी जो वेट है उसका वो भी कम हो जाएगा। और उसके अलावा और जो भी एबनॉर्मलिटीज़, जो भी चेंजिंग्स हुई हैं मदर की बॉडी में, वो भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगी थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीजेस। अगर मदर क्या करेगी, बेबी को फीड करवाएगी तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। और उसके अलावा इमोशनल बॉन्डिंग, जो बेबी है और जो मदर है उन दोनों के बीच में क्या होता है, जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो लविंग है, वो भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जब बेबी मदर की निप्पल को सक करता है तो उस दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या करता है, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो बेबी और मदर दोनों के बीच में जो लविंग बॉन्ड है, जो लविंग कैपेसिटी है, जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो इन्हांस कर देता है, उसको स्ट्रांग कर देता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये बेनिफिट्स हैं मदर के लिए। और बेबी के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। मदर की मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेबी के लिए वो इनफ होते हैं, प्रॉपर होते हैं, जो वो इजीली गेन कर सकता है। और उसके अलावा स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम, जो मदर का मिल्क है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकती हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़। और क्रोनिक डिजीज से क्या करता है, बच्चे को प्रिवेंट करता है मदर का मिल्क, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, बच्चे को प्रिवेंट करती हैं डिजीज़ से। इम्प्रूव्ड डाइजेस्टिव हेल्थ। और जो मदर मिल्क है बेबी के डाइजेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट कर पाता है इसीलिए। Importance of nutrition during the lactation. Mother need extra nutrition to baby's nutritional need. मदर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होती है, क्योंकि वो बच्चे को फीड करवा रही होती है, इसीलिए उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए मदर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होती है।
inadequate maternal nutrition affect normal growth of babies. अगर मदर न्यूट्रिशन inadequate लेगी, प्रॉपर नहीं लेगी, तो क्या होगा, जो नॉर्मल ग्रोथ है बेबी की वो भी अफेक्ट होगी, एंड अल्टीमेटली मदर हर सेल्फ, एंड मदर खुद भी क्या करेगी, सफ़र करेगी, क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन होगी इसीलिए. During lactation, protein requirement, protein need increases in the lactation as mother's milk contain 1.15 gram of protein per 100 ml. कि जो मदर का मिल्क है उसके 100 ml में 1.15 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है. तो इसीलिए उस मदर के लिए जो प्रोटीन की नीड है वो भी बढ़ जाती है. तो ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन 75 ग्राम्स पर डे मदर को लेनी चाहिए, और ड्यूरिंग 6 to 12 मंथ ऑफ लैक्टेशन 65 ग्राम्स पर डे मदर को लेनी चाहिए. During lactation, calcium की need. Additionally, calcium is required for the breast milk secretion as 30 to 40 milligram per 100 ml secreted milk per day. कि जो मदर का मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, उसमें 30 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml कैल्शियम पाया जाता है. तो इसीलिए मदर की नीड बढ़ जाती है कैल्शियम की, क्योंकि वो जब बेबी को फीड करवा रही होती है तो इतना कैल्शियम पर डे वो सीक्रेट पर 100 ml सीक्रेट करती है. तो इसीलिए मदर की जो बॉडी है उसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो बहुत सारे डिजीज़ हो सकती हैं, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. तो इसीलिए क्या करना चाहिए, मदर को कैल्शियम एडिशनली लेना चाहिए. आयरन आयरन इंटेक शुड बी इंक्रीज टू 30 मिलीग्राम पर डे टू मेक अप आयरन सीक्रेटेड मिल्क. क्योंकि जो मदर का मिल्क है उसमें आयरन वगैरह पाया जाता है, तो इसीलिए जो मदर है उसकी नीड बढ़ जाती है. उसको इनटेक 30 मिलीग्राम पर डे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है मदर का जो बेबी को फीड करवाती है उसमें भी काफ़ी सारा आयरन पाया जाता है. तो इसीलिए मदर आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिक पेशेंट ना बन जाए, तो इसीलिए मदर को आयरन का इनटेक ज़्यादा करना चाहिए. और एक बात याद रखिएगा, जब पीरियड्स होते हैं वोमेंस को, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मिलीग्राम पर डे आयरन लॉस होता है पीरियड्स में. तो इसीलिए भी क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है फीमेल में, तो फीमेल को आयरन ज़्यादा लेना चाहिए. विटामिन ए, RDA 950 माइक्रोग्राम पर डे. जो विटामिन ए है उसकी जो RD है वो कितनी लेनी चाहिए पर डे, वो लेनी चाहिए 950 माइक्रोग्राम. और विटामिन ए सपोर्ट बोथ इम्यून सिस्टम एंड वीएन. जो विटामिन ए है उसका काम ही है जो इम्यून सिस्टम है मदर का, जो उसका बेबी है उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, इन्हांस करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है. और उसके अलावा जो वीएन है वो जो देखने की सलाहियत है उसको भी क्या करता है, विटामिन ए स्ट्रांग करता है. और इट्स वाइटल फॉर न्यू बॉर्न्स डेवलपमेंट. जो और न्यू बॉर्न है उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है आर्गान्स की से बॉडी की, तो उसमें भी क्या होता है, वो भी उसमें भी वाइटल रोल अदा करता है विटामिन ए. विटामिन ए इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो विटामिन ए के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, वो उनसे जाकर लड़ती है, उनसे जाके बाइंड हो जाती है, जैसे वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके. तो इसीलिए हम उसे कहते हैं इट इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन विटामिन ए. जो ब्रेस्ट मिल्क है मदर का उसमें विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. अबाउट 350 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ विटामिन ए इज सीक्रेटेड मदर्स मिल्क. जो मदर का मिल्क है उसमें 350 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए पाया जाता है. और ये एक टेबल है, आप इसको खुद ले देख लीजिएगा कि प्रेगनेंसी में हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए, और लैक्टेशन में हमें कितनी और कौन सी लेनी चाहिए.
और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स इन प्रेगनेंसी। जब मदर प्रेगनेंसी में इंटर होती है तो उस वक्त कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है एज। एज, अगर किसी वोमेन की एज, किसी गर्ल की एज 15 ईयर है और 15 ईयर से कम है, तो वो मदर भी क्या है, हाई रिस्क पे है, क्योंकि उस वक्त वो फुली प्रिपेयर नहीं हुई होती है प्रेगनेंसी के लिए। तो वो क्या हो गई, प्रेगनेंसी में अगर एंटर हो गई तो उसकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, तो वो क्या करेगी, सफ़र करेगी। और उसके अलावा जो मदर्स 35 ईयर्स के करीब हों और उससे अबव हों, तो वो भी क्या है, हाई रिस्क पे हैं, क्योंकि वो मीनोपास स्टेज के बिल्कुल करीब होती हैं, तो उसमें हार्मोनल चेंजिंग्स हो रही होती हैं। तो इसीलिए भी क्या होता है, वो मदर्स भी रिस्क पर होती हैं। और फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी के 2 सालों में 2 या 3 मरतबा एक वोमन प्रेग्नेंट हो गई, तो ये भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उसने जो पहली प्रेगनेंसी में जो लॉस किया है अपना, वो डिमांड्स अपनी पूरी नहीं की, और फिर से क्या हुआ, ये न्यू प्रेगनेंसी में एंटर हो गई, तो ये भी क्या है, एक उसके लिए रिस्क फैक्टर है। पुअर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और पुअर फेटल परफॉर्मेंस। अगर पहले प्रेगनेंसी की हिस्ट्री पुअर है, उसमें उसने वो चीज़ें आपने नहीं की, वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हुई, और फिर से क्या हुआ, ये सेकंड प्रेगनेंसी में इंटर हो गई, तो ये भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर है। और उसके अलावा अगर फेटल की परफॉर्मेंस पुअर हो पहले वाले फेटल की, तो वो भी क्या है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। पावर्टी, गुर्बत, ये तो एक मेन फैक्टर है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बिल्कुल क्या होगी, ज़ीरो होगी, बैलेंस डाइट नहीं होगी, तो ये मदर्स भी क्या होंगी, ये भी रिस्क, हाई रिस्क पर होंगी। बिजार बिजार यार फूड फेडेस्ट फूड हैबिट्स, ऐसे फूड्स जो जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो, ऐसे फूड्स की जो इनटेक है ऐसे फूड का, वो भी क्या है, मदर्स के लिए हाई रिस्क है। और अब्यूज़ ऑफ निकोटीन, अल्कोहल और ड्रग्स, हमने पहले वीडियो में बात की, अगर अब्यूजिंग मदर होगी, निकोटीन की, अल्कोहल या कोई और ड्रग ले रही होती है, तो क्या होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है, और क्या होता है, जो उसकी नॉर्मल ग्रोथ है, जो उसका नॉर्मल वेट है, वो गेन नहीं कर पाता है, और मदर के लिए ये है कि वो उसकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों से अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और थेरापेटिक डाइट रिक्वायर्ड फॉर क्रोनिक डिसऑर्डर, अगर किसी मदर को कोई डिजीज़ वगैरह है, तो अगर वो थेरापेटिक डाइट नहीं ले रही है, तो वो भी क्या होगी, हाई रिस्क पर होगी। रिस्क फैक्टर्स अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है लो हेमोग्लोबिन। हमने पहले वीडियो में बात की है कि जब मदर प्रेगनेंसी में होती है तो उसका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका एचबी लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द हाई ब्लड वॉल्यूम। और हेमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर, कि उनका जो एचबी लेवल है वो कितना कम हो जाता है, 12 से कम हो जाता है। और जो फीमेल है उनका जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो लेवल है वो 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर है। और उसका जो हेमाटोक्रिट लेवल है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 35 होनी चाहिए। हेमाटोक्रिट क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड, के आरबीसीज में उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आर ब्लड में, तो उसकी नॉर्मल परसेंटेज है 35%। अगर किसी मदर की ये हेमाटोक्रिट लेवल 35 से बिलो होगी तो वो भी क्या होगी, हाई रिस्क पर होगी। एनएडिक्यूट वेट गेन, अगर उसने प्रॉपर वेट नहीं किया, गेन नहीं किया, तो वो मदर्स भी क्या होंगी, वो भी हाई रिस्क पर होंगी, या तो उसका वेट लॉस होगा या तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेट गेन ऑफ लेस देन 1 kg पर मंथ, अगर पर मंथ 1 kg से वेट कम बढ़ता है तो ये मदर्स भी क्या हैं, हाई रिस्क पर हैं। आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सेस वेट गेन, अगर ज़्यादा वेट गेन किया किसी मदर ने तो वो मदर भी क्या होंगी, हाई रिस्क पर होंगी,
ग्रेटर देन 1 kg पर वीक। 1 kg पर वीक से अगर ज़्यादा वेट गेन कर रही हैं मदर्स, तो क्या होगा, वो मदर्स भी हाई रिस्क पर होंगी। होगा क्या, जो उसकी डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी, प्रीमेच्योर होगी। तो ये सारी चीज़ें, और उसका जो बेबी वो भी क्या होगा, ओबेस हो सकता है, और मदर जो है डायबिटिक का पेशेंट हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स फॉर द प्रेग्नेंट टीन्स। जो प्रेग्नेंट टीन्स हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले टीन्स वाली एज क्या होती है कि गर्ल जिसकी एज 16 ईयर से बिलो हो, कम हो, उसको कहते हैं हम टीन्स। मैटरनल एज स्पेशली लेस देन 16 ईयर्स ओल्ड। जो मदर की एज अगर 16 ईयर से कम होती है तो उसको कहते हैं हम टीन। टीन का मतलब है जिसकी एज 16 ईयर से कम हो। प्रेगनेंसी लेस देन 2 ईयर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ मेनर्का। जब कोई गर्ल मैच्योर हो रही होती है तो उसको 12 से 13 ईयर्स की एज में मेंसेस आते हैं। अगर ये कह रहा है कि अगर वो 2 ईयर्स इस मिनर का इस स्टेज के 2 साल, 2 साल के बाद अगर वो प्रेगनेंसी में इंटर होती है तो वो भी क्या है, हाई रिस्क पर होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं हुई होती है, प्रॉपर पुअर होती है। लो प्रेगनेंसी वेट, या तो उसका वेट प्रेगनेंसी से पहले ही कम होता है, और पुअर वेट गेन। अगर वो प्रेगनेंसी में इंटर हो भी जाती हैं तो क्या होता है, उनका वेट पुअर होता है, प्रॉपर नहीं होता है। इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये भी हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट टीन्स हैं उनकी जो कंडीशन है, जो मेडिकल मेडिकल कंडीशन, या तो उनको पहले ही इन्फेक्शन होगा, और उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, कि कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो सेक्स के दौरान वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाती हैं। और प्री एग्जिस्टिंग एनीमिया, या तो उसको पहले ही एनीमिया होगी क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी, माल न्यूट्रिशन होगी, तो वो पहले ही एनीमिक का पेशेंट हो सकती है, एनीमिक का शिकार हो सकती है। और सब्सटेंस अब्यूज़, या तो वो क्या होगी, स्मोकिंग कर रही होगी, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स वगैरह ले रही होती है, तो इसीलिए भी वो क्या होती हैं, हाई रिस्क पर होती हैं। पावर्टी, लेक ऑफ सोशल सपोर्ट और एजुकेशन, रैपिड रिपीट प्रेगनेंसी। और जो उनकी प्रेगनेंसी है वो रैपिड हो रही होती हैं, ज़्यादा ज़्यादा हो रही होती हैं, तो वो भी क्या है, एक हाई रिस्क है मदर के लिए। कंसर्न ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चेंजिंग्स आ सकती हैं? हमने पहले वीडियो में बात की है, नाजिया वॉमिटिंग। ये नाजिया वॉमिटिंग क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम जीआई ट्रैक में अल्ट्रेशन हो रही होती है, क्योंकि ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक बीटा एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। दीज आर द हार्मोन्स which are altering the GI tract function. स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग मॉर्निंग सिकनेस, नाजिया वोमिटिंग को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ईट स्मॉल। जो प्रेग्नेंट वोमेंस हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा सा खाएं। लो फैट मील एंड स्नैक्स, ऐसा फूड लें जिसमें फैट कम हो। और ड्रिंक्स फ्लूइड बिटवीन मील्स एंड अवॉइड कैफीन। कैफीन को अवॉइड करना है। और उसके अलावा ड्यूरिंग द मील उनको थोड़ा सा पानी वगैरह पीना है बिटवीन मील्स। लिमिट स्पाइसी एंड हाई फैट फूड्स। स्पाइसी फूड्स को क्या करना है, लिमिट करना है, थोड़े से लेने हैं, उनको अवॉइड करना है। अवॉइड लेट डाउन आफ्टर द ईटिंग और ड्रिंकिंग। आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद आपको सोना बिल्कुल भी नहीं, लेटना बिल्कुल भी नहीं, आपको क्या करना है, वॉक करना है, घूमना फिरना है। और उसके अलावा वियर लूज फिटिंग क्लॉथ। उन गर्ल को चाहिए जो प्रेगनेंसीज में हैं उनके जो उनकी जो ड्रेसिंग है वो क्या होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए। उनकी जो फिटिंग है वो लूज़ होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर टाइट कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, उसकी जो चेस्ट वगैरह है, उसका जो बेली वगैरह है, उस पर फोर्स पड़ेगा तो उनको क्या होगा, वोमिटिंग हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, हमने पहले बात की है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, और उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लूइड, पहले तो हमको फ्लूइड्स ज़्यादा लेने चाहिए, और फाइबर इंटेक को हमें बढ़ाना है, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो
कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करते हैं। पिका डिसऑर्डर, पिका इज अ डिसऑर्डर दैट cause cravings for items that contain no nutritional value। पिका एक ऐसा डिसऑर्डर है जब मदर्स प्रेगनेंसी में होती हैं तो वो एक ऐसी चीज़ों की डिमांड करती हैं जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल क्या होता है, लो होता है, और ना के बराबर होता है, ना होता है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों का यूटिलाइज करना जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू लो हो तो उनको कहा जाता है पिका। When woman has pica during pregnancy, it may indicate lack of specific vitamin or mineral। तो अगर किसी वोमेन को पिक्का है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप समझ जाइएगा कि उसमें पर्टिकुलर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ले रही है जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल क्या है, लो है। फूड अवर्जन एंड फूड क्रेविंग्स, आपने नोट किया होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ मदर्स कुछ फूड्स को अवॉइड करती हैं कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं यूटिलाइज करूँगी, वॉमिटिंग हो रही होती है उनको। तो उसको कहते हैं हम फूड अवर्जन। इट मीन्स अवॉइड करना है, फूड्स को अवॉइड करना, उसको कहते हैं फूड अवर्जन। फूड अवर्जन्स आर स्ट्रांग डिसलाइक कि ये मुझे ये फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, और अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन फूड्स। फूड क्रेविंग्स, और कुछ मदर्स कुछ फूड्स के लिए क्या होती हैं, क्रेविंग्स होती हैं कि मुझे ये, बस मुझे यही चाहिए, मुझे यही खाना है, तो उसको कहते हैं हम फूड क्रेविंग्स। फूड क्रेविंग्स आर स्ट्रांग डिज़ायर टू ईट स्पेसिफिक फूड्स। दिस ऑफन हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉमन क्रेविंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड चॉकलेट हो गया, स्पाइसी फूड्स हो गया, फ्रूट्स या मेस्ड पोटैटोस और पिज़्ज़ा वगैरह। इनके लिए क्या होती हैं, वो ज़्यादा बावली होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री के जो पिछली जो उनकी प्रेगनेंसी हुई है उसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। उसमें हम क्या देखते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के उसने कितना वेट गेन किया था प्रीवियस प्रेगनेंसी में, और करंटली डाइटरी इनटेक पैटर्न, और अब उसका डाइटरी पैटर्न क्या है, और विटामिन्स मिनरल्स एंड हर्बल इनटेक कर रही है कि नहीं कर रही है, कैफीन और अदर फ्लूइड्स को अवॉइड कर रही है कि वो यूटिलाइज तो नहीं कर रही है कहीं पे, और नाजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, और एंड हार्टबर्न हो रही है कि नहीं हो रही है, और पिछली जो प्रेगनेंसी हुई थी उसमें ये सारी चीज़ें उसको हो रही थी कि नहीं हो रही थी, और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है अभी। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करेंगे, उसको फाइबर का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा और फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। और उसके अलावा ऑब्स्टेकल हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, लो प्री प्रेगनेंसी वेट एंड लो मैटरनल वेट आर रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो मदर है उसकी जो BMI है, जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो नॉर्मल है या नहीं है। कि लो प्रेगनेंसी प्री प्रेगनेंसी वेट के प्रेगनेंसी से पहले उसका वेट लो तो नहीं था, और लो मैटरनल वेट गेन, और उसके अलावा जो प्रेगनेंसी में जब वो एंटर हुई है तो उसने जो वेट गेन किया है वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इंट्रा यूटिराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, कि जो यूटिराइन मसल्स हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ पुअर होगी। अगर उनकी डेवलपमेंट पुअर होगी तो जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसकी इम्प्लामेंटेशन सही नहीं हो पाएगी, और लो बर्थ वेट बेबी, और जो बेबी जन्म लेगा उसका वेट भी क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पेरीनेटल डेथ, और उस मदर के यूटीरस में ही क्या होगा, उस बच्चे की डेथ हो सकती है। क्यों डेथ हो सकती है? क्योंकि उसका जो वेट है, जो उसका BMI है, बिल्कुल लो है, इसीलिए ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, उनको अपना वेट मैनेज करना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस डाइट। द एवरेज बर्थ वेट इज 3.5 kg। जो एवरेज बर्थ वेट होता है किसी बेबी का वो कितना होता है, 3.5 kg होता है नॉर्मली। और उसके अलावा जो उसका वेट होता है रेंज 2.5 kg से 4.5 kg, ये नॉर्मल वेट हो सकता है न्यू बॉर्न का। लेकिन जो उनका
एवरेज वेट है वो कितना हो सकता है, 3.5 kg हो सकता है। नीड टू एक्सेस, हमें एक्सेस क्या करना है, क्या देखना है, प्री प्रेगनेंसी वेट हमें ये देखना है, तो कि प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था उसका, मदर का, और उसका बीएमआई वैल्यू वो लो तो नहीं था। और उसके अलावा हम नोट करेंगे कि करंट वेट क्या है उसका, करंट बीएमआई कितनी है उसकी, और वेट गेन फ्रॉम प्रीवियस विजिट, और प्रीवियस जो उसकी प्रेगनेंसी थी उसमें उसने कितना वेट गेन किया था। तो हमें ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, एक्सेस करनी है, उनको ऑब्जर्व करना है इन रिस्क फैक्टर्स से बचने के लिए। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, के प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना चाहिए। इट इज़ अ नेचुरल एंड नेसेसरी टू गेन वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज यूटीरस, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एंड बॉडी फ्लूइड्स फैट इंक्रीजेस। ये जो वेट गेन है एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल नेसेसरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूटीरस की ग्रोथ हो रही होती है, प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और उसके अलावा एमनियाटिक फ्लूइड बढ़ता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, फैट वगैरह इंक्रीज होती है बॉडी की। तो इसीलिए क्या होता है, जो मदर का वेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बढ़ना चाहिए, और उसके अलावा उसकी बॉडी में एक फीटस डेवलप हो रहा होता है, तो इसीलिए भी उसका वेट जो है बढ़ना चाहिए। ड्यूरिंग द हेल्दी प्रेगनेंसी टिपिकली वेट गेन फॉर वोमेन इज 25 से 35 पाउंड्स। आप एक बात याद रखिएगा कि जो 1 किलोग्राम है, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, के 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है। अगर हम पाउंड्स की बात करें तो 25 से 35 पाउंड्स बढ़ना चाहिए, और अगर हम किलोग्राम की बात करें तो 11 से 16 किलोग्राम्स वेट गेन करना चाहिए हेल्दी मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। टीन प्रेग्नेंट गैन मोर वेट देन मेच्योर वोमेन। टीन्स जो होती हैं उनको वेट ज़्यादा गेन करना चाहिए एज़ कंपेयर टू मेच्योर वोमेन। क्यों? क्योंकि वो फुली प्रिपेयर नहीं हुई होती हैं, उनका वेट इतना नहीं होता है, तो इसीलिए उनकी एज भी कम होती है, तो इसीलिए उनको जो वेट है मेच्योर वोमेन से ज़्यादा गेन करना चाहिए। कितना वेट गेन करना चाहिए, और अगर हम वेट की बात करें, रिकमेंडेड वेट गेन के किलोग्राम्स में कितना वेट करना चाहिए, और पाउंड्स में कितना करना चाहिए, और कौन सी लेवल में कितना करना चाहिए। अगर हम वेट की बात करें बीएमआई की, के बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, तो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि बीएमआई होता क्या है, और हम बीएमआई को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बीएमआई की बात करें कि अंडर वेट, जिसकी बीएमआई वैल्यू 18.5 से कम होगी, तो उसको कहेंगे हम अंडर वेट। और उसको कितना वेट गेन करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको वेट गेन करना चाहिए वो 12.7 से 18 किलोग्राम। और उसके अलावा अगर हम पाउंड्स की बात करें तो 28 से 40 पाउंड्स तक उसको वेट गेन करना चाहिए। अगर किसी मदर का वेट बीएमआई नॉर्मल है, कितना है, 19 से 24.9 तक है, तो उसको 11.3 से 15.8 किलोग्राम वेट गेन करना चाहिए। और पाउंड्स की अगर हम बात करें तो 25 से 35 तक क्या करना चाहिए, उनको वेट गेन करना चाहिए। अगर कोई मदर ओवर वेट है, जिसका बीएमआई वैल्यू वो 25 से लेकर 29.9 तक है, तो उसको किलोग्राम में 6.8 से लेकर 11.3 किलोग्राम वेट गेन करना चाहिए। और 15 से 25 IBS, इट मीन्स पाउंड्स में वेट गेन करना चाहिए। और कोई मदर अगर ओबेस है, जिसकी बीएमआई वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन कितना करना चाहिए, 5 से 9 kg, और 11 से 20 पाउंड्स वेट गेन करना चाहिए। वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हेन अ वोमेन हैविंग ट्विंस। अगर किसी मदर को ट्विंस हैं तो उसको कितना वेट गेन करना चाहिए।
अगर वो अंडर वेट है, जिसकी बीएमआई वैल्यू 18.5 से कम है, तो उसको 22.6 से 28.1 किलोग्राम तक वेट गेन करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर पाउंड्स की बात करें तो 50 से 62। और नॉर्मल वेट की बात करें, जिसका बीएमआई नॉर्मल है और लेकिन उसको है क्या ट्वेंस है, तो उसकी अगर बीएमआई वैल्यू 19 पॉइंट से लेकर 24.9 तक है, तो उसको वेट 16.7 से लेकर 24.5 तक वेट गेन करना चाहिए। अगर पाउंड्स की बात करें तो 37 से 54 पाउंड्स वेट गेन करना चाहिए। अगर उसका वेट ओवर वेट है और उसकी वैल्यू जो बीएमआई जो वैल्यू है वो 25 से लेकर 29.9 तक है, तो उसको 14 से लेकर 22.6 किलोग्राम वेट गेन करना चाहिए। और अगर पाउंड्स की बात करें तो 31 से लेकर 50 पाउंड्स तक उसको वेट गेन करना चाहिए। अगर मदर ओबेस है, उसकी बीएमआई वैल्यू 30 से अबो है, तो उसको 11.3 से लेकर 19 किलोग्राम वेट गेन करना चाहिए। पाउंड्स में 25 से लेकर 42 पाउंड्स तक उसको वेट गेन करना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटस, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं वोमेंस के लिए। उस डायबिटीज़ को कहते हैं हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या? डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स characterized by high blood sugar called hyperglycemia due to the body's inability to produce enough insulin or properly use the insulin in प्रोड्यूस। इसमें होता क्या है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता है, और वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है ज़्यादा अमाउंट में, तो इसीलिए उसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और ज़्यादा अमाउंट में होता है ब्लड में, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाई ब्लड शुगर और हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। या तो जो बीटा सेल्स हैं पेनक्रियास के, वो इनफ इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहे होते हैं। अगर वो सीक्रेशन अपनी प्रॉपर कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी सीक्रेशन जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है, तो इसीलिए क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ के तीन टाइप्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 में क्या होता है, जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है। और टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। और उसके अलावा जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये प्रेगनेंसी में होती है। जब वोमेंस प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं तो उनको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस डायबिटीज़ को कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो आइए देखते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ है क्या। गेस्टेशनल डायबिटीज़ अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। जब बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर पाए तो उसको कहते हैं हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ टू मीट इंक्रीज्ड नीड ऑफ प्रेगनेंसी लीडिंग हाई ब्लड शुगर। दिस कंडीशन टिपिकली develops in second and third trimester, affecting pregnant women who did not have diabetes before pregnancy। कि जो प्रेगनेंसी है उसके जो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ जाती है मदर की। उनकी डिमांड इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि उस वक्त बेबी के आर्गान्स और बोन्स वगैरह की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसीलिए मदर की जो डिमांड है न्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ जाती है। जब डिमांड्स बढ़ जाती है तो इनफ इंसुलिन सीक्रेट नहीं होती है, तो क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है मदर की ब्लड में। तो उस कंडीशन को कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। इट यूजुअली गोस अवे आफ्टर बर्थ। जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, बट अप टू 10%। लेकिन 10% चांसेस है कि 10% वोमेन क्या हो जाती हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ से टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं। फिर वो टाइप 2 डायबिटीज़ वीक्स तक भी चल सकती है, इवन पूरी लाइफ तक वो चल सकती है।
लेकिन चांसेस 10% हैं। Every year, 2 to 10% pregnancies are affected by the gestational diabetes. Causes hormonal changes during pregnancy, increased insulin demand, or obesity and overweight. ये मेन काजेज हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के उसमें हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं, जैसे इंसुलिन का प्रॉपर ना बनना, और उसके अलावा जो कुछ हार्मोन्स जैसे बीटा एचसीजी हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन वगैरह हो गया, तो ये हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। तो उनकी वजह से भी क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है, इंसुलिन की डिमांड पूरी ना हो पाती है, तो इसीलिए भी डायबिटीज़ हो जाती है। और ओबेसिटी एंड वेट, ओवरवेट, अगर मदर ओवरवेट है, ओबेस है, तो उसमें भी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। Iron deficiency anemia, a pathological condition in which oxygen carrying capacity RBCs is insufficient to meet the need of body. इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं आरबीसी, उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाती है, वो आरबीसीज प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, मदर एनीमिया का शिकार हो जाती है, तो उसको कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन वो जो एनीमिया होती है किस वजह से होती है, आयरन की कमी की वजह से होती है, तो इसीलिए उसको कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। WHO recommends that HB percentage should not fall below 11 ग्राम पर डेसीलीटर थ्रू आउट प्रेगनेंसी। WHO ने रिकमेंडेड किया है कि जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं उनका HB लेवल 11 ग्राम से कम ना हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और CDC ने इंडिकेट किया है कि 10.5 ग्राम से HB लेवल कम ना हो प्रेग्नेंट वोमेन का। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन के कौन सी पॉपुलेशन इसका शिकार हो सकती है, तो प्रेग्नेंट वोमेन हु हैव नॉट बीन टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, कि ऐसी वोमेन्स जो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन सप्लीमेंट्स ना ले रही होती हैं, तो वो भी क्या हो सकती हैं, उसका शिकार हो सकती हैं। इन्फेंट एंड चाइल्ड में भी आयरन की डिफिशिएंसी हो सकती है। मेनिस्ट्रेटिंग फीमेल्स जो मेनिस्ट्रेट कर रही होती हैं, इट मीन्स उनके पीरियड्स आ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वो भी क्या हो सकती हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो सकती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द मेंसेस 1 माइक्रोग्राम पर डे आयरन रिलीज इन द ब्लड, जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या होता है, 1 माइक्रोग्राम पर डे आयरन रिलीज हो जाता है। और टीन्स टीन्स क्यों शिकार हो सकती हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रिशनल डिमांड्स पूरा नहीं होता है, और वो क्या हो जाती हैं, प्रेगनेंसी में इंटर हो जाती हैं, तो वो भी क्या हो सकती हैं, आयरन एनीमिया का आयरन का एनीमिया का शिकार हो सकती हैं। लो इनकम वोमेन, जिनकी इनकम बिल्कुल कम है, तो वो वोमेन्स भी क्या हो सकती हैं, आयरन का शिकार हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पे इतने पैसे नहीं है, इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो आयरन रिच फूड्स वगैरह ले सकें, आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकें। तो क्या हो सकती हैं, वो भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो सकती हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वीकनेस होगी, फटीग, पुअर वर्क परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन बिहेवियर, उनका मूड वगैरह सेट नहीं होगा, सही नहीं होगा। फिजिकल साइंस इंक्लूडिंग पॉलर, उनकी जो वाइट स्किन है बिल्कुल वाइट येलोइश आपको नज़र आएगी। थकन, कोल्डनेस एंड ग्रेटर सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, और उनमें इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकते हैं। इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन विद आयरन डिफिशिएंसी में हैव लो IQ लेवल, जो चिल्ड्रेंस हैं जिनमें आयरन की कमी है, तो उनकी जो IQ लेवल है वो भी कम होगी। पुअर मेंटल, उनका जो मेंटल जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएंगी। मोटर डेवलपमेंट, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी डेवलपमेंट कम होगी। लर्निंग एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उनकी जो लर्निंग है वो भी प्रॉपर नहीं होगी, और उनका जो बिहेवियर है, जो उनका मूड है, वो भी सही नहीं होगा ड्यू टू द आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस, आयरन रिच फूड्स, ये ऐसे फूड्स हैं जिनमें आपको आयरन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। मीट हो गया, फिशेस, पावलरिटी, एग्स और मीट्स, पीस एंड बीन्स, ड्राइड फ्रूट्स, होल ग्रेन एंड सीरियल्स,
ये ऐसे फूड्स हैं जिनमें आप आयरन मच अमाउंट में गेन कर सकते हैं। Prevalence of anemia in Pakistan. The prevalence of anemia in pregnancy is 51.3% in Pakistan in 2016। अगर 2016 की हम बात करें तो उसमें कितनी परसेंटेज है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, वो है 51.3%। स्टडी ट्वेंटी टू 2020 स्टडी रिपोर्टेड कि जो एनीमिया है वो अफेक्ट करती है मोर देन हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट वोमेन। जो प्रेग्नेंट वोमेन्स हैं वो हाफ से भी ज़्यादा एनीमिया का शिकार हैं पाकिस्तान में और उसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। According to the study of 2024 highlighted that in rural Pakistan 44.3% pregnant women suffering from iron deficiency, contributing to the high prevalence of anemia। फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? डाइटरी एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक एंड डिसलाइक, जैसे पहले हमने बात की फूड एवर्जन है, फूड क्रेविंग्स की। पिक्का डिसऑर्डर की बात की हमने, टी कंजप्शन ज़्यादा होगी, एंड लो इनटेक ऑफ एग्स एंड रेड मीट आर एसोसिएटेड विद एनीमिया। ये जो एग्स हैं और जो मीट है उसमें आयरन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। रिकमेंडेशंस क्या होंगी? वोमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज should be provided nutritional education regarding food sources of iron, especially prior to be becoming pregnant, and taught how food choice and can either enhance or interfere with the iron absorption। क्या करना है? रिकमेंडेड क्या करना है कि कौन से फूड्स लेने चाहिए? ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिसमें आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। मोस्टली जो वोमेंस प्रेगनेंसी में इंटर होने जा रही होती हैं तो प्रेगनेंसी से पहले ऐसे फूड्स वगैरह, ऐसे डाइट लेनी चाहिए जिसमें आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और उनको ये भी सिखाना चाहिए कि आपकी चॉइस किस तरह हो, फूड को किस तरह आप चॉइस कर सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के, जिसमें आयरन वगैरह ज़्यादा हो। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई हो, अगर हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा ना हो तो हमें कमेंट करके ज़रा बताइएगा, जैसे हम अपनी एरर्स को, अपनी मिस्टेक्स को क्या करें, इम्प्रूव कर सकें। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।